गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम फिर शुरू कर रहे हैं बहुत दिनों के बाद डिटर्मिनेंट का क्लास 2। डिटर्मिनेंट का क्लास 1 में हम लोग क्या पढ़े थे? उसमें हम लोग पढ़े थे डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब रो वाइज भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, माइनर्स, को फैक्टर्स, ये सब डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे उसका प्रॉपर्टी, उसके प्रॉपर्टी से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ताकि वो और आसानी से क्वेश्चन बन जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी हम क्लास पढ़ा रहे हैं यहाँ पे ऑनलाइन, ये सिर्फ ऑनलाइन क्लास एक तरह से नहीं है। जैसे और टीचर से पढ़ते होगे कि बहुत सारा टर्म सब चाहे बेसिक पॉइंट सब स्किप करके पढ़ाते हैं, तो ये तुमको एकदम ऑफलाइन जैसा ही फील देगा, बस एक एक क्लास अच्छे से करना, ठीक है। तो हम डिटर्मिनेंट के फर्स्ट क्लास में बस बेसिक बताए थे कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, है ना, उसका माइनर्स कैसे निकालते हैं, को फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, उसके बारे में। और उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे कि प्रॉपर्टी के यूज करने से हम लोग क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है, ध्यान देना, एक चीज जो भी बोलेंगे ना उसको ध्यान से समझना है। ये जो अंदर लिखा हुआ रहता है वो क्या होता है? मैट्रिक्स फॉर्म। क्लास 1 में भी डिस्कस किए थे। ये जो ए है वो मैट्रिक्स फॉर्म है, और ये किसका सिंबल है? डिटर्मिनेंट का सिंबल है। मतलब हम मैट्रिक्स का ही हमेशा निकालते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू, और मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर फॉर्म में रहेगा तभी उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये सब हम बताए थे क्लास 1 में। तो जो भी हम बोलते हैं ना, एक एक बात को ध्यान देना। और क्लास मान लो अगर ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा हो, मान लो, वैसे तो हम बेसिक से बताते हैं, लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो क्या करेंगे? उसको एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि मेन चीज़ क्या होता है? कॉन्सेप्ट मेन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो थ्योरी पढ़ाते हैं उसको स्किप कभी नहीं करना है, उसको आराम से बारीकी से एक एक पॉइंट को सोचना है, समझना है, और उसको आराम से देखना है। और अगर कॉपी हो सके तो कॉपी में एक एक पॉइंट को लिखना भी है, ठीक है। तो शुरू किया जाए। तो पहला पॉइंट क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, या मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो। बात एक ही है। क्या कह रहे हैं? हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर पढ़े थे ना। देखो, मैट्रिक्स तुमको पढ़ना पड़ेगा पहले डिटर्मिनेंट के पहले मैट्रिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो तुमको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ये सेकेंड चैप्टर है डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स का ही एक तरह से भाई है, अगला पार्ट है, ठीक है। तो मैट्रिक्स अगर मालूम है तभी डिटर्मिनेंट तुम जान सकते हो, और अगर मैट्रिक्स नहीं पढ़े हो तो पहले उसको थोड़ा सा पढ़ लो, पीछे का वीडियो देख लेना, उसके बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स का हम लोग निकालते हैं अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू, या मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का निकाले डिटर्मिनेंट वैल्यू, बात बराबर है। और मैट्रिक्स कौन सा होना चाहिए? स्क्वायर फॉर्म में ही होना चाहिए। स्क्वायर फॉर्म का ही डिटर्मिनेंट वैल्यू निकलता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाते हैं। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, इसके जगह पे हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट को, ठीक है। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है डेल्टा फॉर्म। सीधे डेल्टा का मतलब ही होता है डिटर्मिनेंट वैल्यू। मतलब डिटर्मिनेंट ए के जगह पे हम ऐसा सिंबल भी यूज कर सकते थे, और यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, ठीक है। बात बराबर है, तुम ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। तो बहुत जगह डिटर्मिनेंट को इस फॉर्म में लिखता है, इसलिए हम लिख दिए हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। हम एग्जाम्पल समझाते हैं ये। तो यहाँ पे जो अंदर में मैट्रिक्स फॉर्म है उसका निकालना है डिटर्मिनेंट वैल्यू। मान लो कोई ए मैट्रिक्स फॉर्म है, ऑर्डर कुछ भी ले सकते हो, बस स्क्वायर फॉर्म में तुमको लेना है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ऑर्डर तुम कुछ भी ले सकते हो, स्क्वायर फॉर्म में लेना है यहाँ मैट्रिक्स को, और मैट्रिक्स का हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट वैल्यू। देखते हैं ये सही बात है कि नहीं। मान लो हम 2/2 ही लेते हैं, ऑर्डर है उसका 2/2, 2 रो 2 कॉलम, कुछ भी ले लिया अपने मन से, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ? इस टाइप से लिखेंगे। और 2/2 को हम कैसे सॉल्व करते हैं बताए थे ना, 2 × 5 10, -4 × 3 12, 10 - 12 -2। और अगर हम ए के ट्रांसपोज का निकाले डिटर्मिनेंट वैल्यू, है ना, ए का ट्रांसपोज याद है, मैट्रिक्स में पढ़ाए थे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखो, और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखो, ठीक है। इसका भी अगर निकालेंगे हम अभी डिटर्मिनेंट वैल्यू तो बात बराबर होगा। निकाल के देखते हैं। 2 × 5 10, -4 × 3 12, देख लो आंसर सेम है ना। तो वही समझाए थे, डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज।
अब इसका ऑर्डर 2/2 हो या 3/3 हो या 4/4 हो, कोई भी स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। डिटर्मिनेंट तभी संभव है जब मैट्रिक्स स्क्वायर फॉर्म में रहे। ठीक है, तो क्या पढ़े हैं पहला प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, बात बराबर है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी, ये सब याद कर लेना है और लिख लेना है एक एक पॉइंट को। हाँ, सेकेंड में क्या है कि किसी भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में है ना, मैट्रिक्स का हम निकाल रहे हैं यहाँ डिटर्मिनेंट वैल्यू और उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो तो बता दिए हैं, है ना। हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे या सीधे डेल्टा लिख रहे हैं, बात बराबर है। तो यहाँ क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी दो रो या दो कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हैं तो माइनस का फर्क पड़ जाएगा, है ना। जैसे मान लो ये कोई डिटर्मिनेंट फॉर्म है और यहाँ देखो ध्यान से, इसमें कोई चेंजिंग हुआ है क्या, देखो तो ध्यान से, ये है रो 1, ये है रो 2, ये है रो 3। तो रो 2 को रो 3 की जगह पर रख दिए हैं, क्या किए हैं, तो रो 2 को इंटरचेंज कर दिए हैं, ये इंटरचेंज का साइन है। ठीक है, रो 2 चला गया रो 3 पे, रो 3 चला गया रो 2 पे, तो रो 2 आ गया देखो रो 3 में और रो 3 आ गया रो 2 पे। मतलब रो 2 और रो 3 आपस में इंटरचेंज हो गया है, ये नीचे आ गया है, नीचे वाला ऊपर चला गया है, तो माइनस का फर्क पड़ जाएगा। तो रो वाइज ये इंटरचेंज हुआ है, कॉलम वाइज भी कर सकते थे, उसमें भी माइनस का अंतर पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और इस बार मेरा मन है, ठीक है यही फॉर्म है ना, इस बार मेरा मन है दो कॉलम को इंटरचेंज करने का। कोई भी दो कॉलम ले सकते हो, कॉलम 1 कॉलम 2 या कॉलम 2 कॉलम 3 या कॉलम 1 कॉलम 3, कोई भी दो कॉलम को तुम इंटरचेंज कर सकते हो। तो मान लो इस बार मेरा मन है कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज करने का। ठीक है, तो कॉलम 1 को कॉलम 3 पे रख दो और कॉलम 3 को कॉलम 1 पे। देख लो, थर्ड कॉलम को यहां रख दिए और फर्स्ट कॉलम को थर्ड पे रख दिए। ठीक है, तो क्या बताया है यहां पे, देखो तो, इफ एनी टू रोज और टू कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज, है ना। मतलब एक माइनस का फर्क पड़ जाएगा, जो भी पहले से साइन होगा उसमें माइनस लगा देना। तो इसमें हम दो रो को इंटरचेंज किए थे, किसी भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हो, तो हम रो 2 रो 3 को किए थे, देखो माइनस लगा दिए थे, और ये पहले से माइनस था, इसी क्वेश्चन में हम फिर से चेंजिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर दिए हैं, कॉलम 3 को रख दिए हैं कॉलम 1 के ऊपर और कॉलम 1 को रख दिए हैं कॉलम 3 के ऊपर। तो फिर से हम माइनस लगा देंगे, एक माइनस तो वो पहले से था, वो तो क्वेश्चन में है, इसी के आगे ना बढ़े हैं, तो फिर से इसके आगे कुछ भी चेंजिंग करेंगे दो कॉलम या दो रो में तो माइनस का फर्क पड़ जाएगा। एक माइनस पहले से, तो माइनस माइनस कट गया, मल्टीप्लाई में था, ये फॉर्म आ गया। मतलब सिंपल भाषा में यही याद रखो ना कि किसी भी दो रो को इंटरचेंज करेंगे या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस लगा देंगे। अब पहले से क्या लगा हुआ है उससे क्या मतलब, पहले से माइनस है तो एक और माइनस लगा देंगे अगर फिर से इंटरचेंज किए तो। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया कि किसी भी दो रो को इंटरचेंज करो या कॉलम को इंटरचेंज करो, लिखने का तरीका यही है। दो रो को किए थे, रो 2 रो 3 को इंटरचेंज किए थे और यहाँ पे किए थे, इसी के बाद कॉलम 1 कॉलम 3 को इंटरचेंज किए थे, तो माइनस का फर्क आ गया था। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी, डेल्टा वैल्यू, डेल्टा का मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, इसका यही मतलब होता है। डेल्टा वैल्यू डज नॉट चेंज, मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू डज नॉट चेंज व्हेन आर आई मतलब कोई यहाँ पे रो है, मान लो ये रो 1 है, तो रो 1 प्लस माइनस दूसरा कोई रो कुछ कांस्टेंट के साथ, कुछ कॉफिशिएंट के साथ, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। किसी कॉलम में भी, मान लो ये कॉलम 2 है और यहाँ क्या कर रहे हैं, कॉलम 2 के जगह पे क्या लिख रहे हैं, कॉलम 2 प्लस या माइनस m कॉलम 3 या कॉलम 1। मतलब यहाँ सेम कॉलम और यहाँ पे दूसरा कॉलम के साथ कुछ कॉफिशिएंट रहेगा, प्लस या माइनस करो अंतर नहीं पड़ेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। सर ठीक से समझ में नहीं आया, है ना, तो इसको हम समझाते हैं एग्जाम्पल से, समझना। जैसे मान लो कोई डिटर्मिनेंट फॉर्म है, ठीक है, मान लो कुछ भी ले लेते हैं एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6 0 7 1, कुछ भी ले लिया अपने मन से। ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में ही होना चाहिए बस। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी रो में, मान लो किसी रो में, हम रो 2 में ही करते हैं काम,
तो यहाँ पे रो 2 ही लिखना है, यही चीज समझना है, ध्यान देना। रो 2 के जगह पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रो 2। अब यहाँ पे 2 या 3 नहीं लिख देना है, यहाँ रो 2 है तो यहाँ रो 2 ही रहेगा। यहाँ तुम प्लस करो या माइनस करो, चलो मेरा मन है इस बार माइनस ही करने का, ठीक है। और यहाँ कोई भी दूसरा रो लिख सकते हो, मन है तो रो 3 लिखो, मन है तो रो 1 लिखो, कुछ कांस्टेंट आगे है तो कुछ कांस्टेंट भी रख सकते हो। अगर रो 2 की जगह पे ऐसा लिख देंगे कोई चेंजिंग नहीं आएगा, इसका जो आंसर आएगा वही ये वाला फॉर्म करने के बाद जो फॉर्म आएगा उसका भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो क्या कहे हैं, ध्यान देना फिर से, रो 1 ये है, रो 2 ये है, रो 3 ये है। तो हम क्या कर रहे हैं, रो 2 की जगह पे लिख रहे हैं ना, रो 2 माइनस 2 रो 3, तो रो 1 को तो वैसे ही रहने दो 1 2 3। हाँ, रो 2 के जगह पे रो 2 में से इसके 2 गुना को माइनस कर दो, ये रो 2 है ये रो 3 है, और इसमें से इसको माइनस करेंगे 2 गुना करके, लिखा हुआ है ना रो 2 माइनस 2 रो 3, तो तुम 2 रखो 3 रखो 4 रखो, उससे कोई अंतर नहीं आएगा, वही तुमको समझा रहे हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में। रो वाइज भी कर सकते हैं चेंजिंग, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रो 2 में से इसके 2 गुना को माइनस करो, इसका 2 गुना कितना होगा मन में ही सोच लो, लेकिन हम लिख देते हैं तुम लोग को समझने के लिए। इसका 2 गुना 0, 7 का 2 गुना 14 और 1 का 2 गुना 2, ये मन में रखना है, लिखना नहीं है। अब रो 1 की जगह रो 2 की जगह पे क्या लिखना है, रो 2 माइनस 2 रो 3, तो रो 2 में से इसके 2 गुना हम लिख दिए, उसको माइनस करो, माइनस तो सामने सामने करना है हमेशा। 4 माइनस 0 4, 5 माइनस 14 माइनस 9 और 6 माइनस 2 4, जो रो 3 पहले से था वो तो लिखेंगे ही, मतलब ये इस पार्ट को मन में रखना था, क्योंकि हमको क्या लिखना है रो 2 की जगह पे, रो 2 माइनस 2 रो 3। मान लो ऐसा कुछ लिए, यहाँ कुछ कॉफिशिएंट नहीं लेना, 2 3 4, जो रो लिख रहे हो उसके आगे कोई कॉफिशिएंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर दोनों बराबर नहीं आ पाएगा। किसी दूसरे रो में तुम मल्टीप्लाई कुछ कांस्टेंट के साथ, मतलब 2 3 1/3 रूट 3 7/2 कुछ भी रख दो, लेकिन दूसरे रो के साथ ही जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। हम क्या किए हैं, रो 2 की जगह पे क्या रिप्रेजेंट किए हैं, रो 2 की जगह पे लिखे हैं रो 2 माइनस 2 रो 3, और सामने सामने घटाते गए हैं, 4 माइनस 0 4, 5 माइनस 14 माइनस 9 और 6 माइनस 2, इसका 2 गुना करके सामने सामने घटा दिए, वही यहाँ पर रिप्रेजेंट। अब कॉलम वाइज भी अगर हम कुछ करेंगे, कॉलम अगर यहाँ कॉलम 1 लिख रहे हैं तो यहाँ भी कॉलम 1 ही होना चाहिए, है ना। और यहाँ प्लस करो या माइनस करो, कुछ दूसरा कॉफिशिएंट ले सकते हो, चाहे 3 5 2 जो मन है वो ले सकते हो, तो उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा, है ना। तो यही ये सेकेंड प्रॉपर्टी है, आगे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे इसको आराम से, अभी सिर्फ याद करते जाना है, ठीक है। हल्का हल्का एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे रो वाइज हुआ है वैसे कॉलम वाइज भी करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। इसके पहले क्या बताए थे कि कोई 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो चेंजिंग आएगा, माइनस का फर्क पड़ जाएगा, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो रो ये है वही रो यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करना है। आगे तुम कुछ भी यहाँ पे कॉफिशिएंट ले सकते हो, दूसरे रो के साथ कुछ भी कांस्टेंट ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगला, हाँ इसको ध्यान देना, ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है, हमेशा 2 नंबर में 3 नंबर में हमेशा पूछता है, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू, ये क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म है, और अगर हम ऐसा फॉर्म लिखेंगे, सॉरी, तभी तो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। तो अभी तो मैट्रिक्स, देखो हम लोग एक तरह से चैप्टर पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स से, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना सीख रहे हैं प्रॉपर्टी के साथ, है ना। यहाँ पे के इंटू ए, तो मैट्रिक्स चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, के यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कोई मान लो एक एलिमेंट है, और के से, के एक एलिमेंट है और उससे पूरे ए में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब के अंदर जाएगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा, मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़े थे ना, के जब अंदर जाएगा तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो के जब अंदर गया तो सबसे मल्टीप्लाई हो गया, सारे एलिमेंट से। ये हम लोग पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स चैप्टर में, लेकिन यही अगर होता डिटर्मिनेंट में तो ध्यान देते रहना, है ना, ध्यान देते रहना थोड़ा सा। अगर के मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए करते, इसका ऐसा मतलब होता, ध्यान देना, के मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए,
यहाँ सीधे ए लिखा हुआ है मतलब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ के के बाद मॉड जैसा दिख रहा है मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए से के में मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ जाएगा, यहाँ जब के से मल्टीप्लाई करते हैं कोई डिटर्मिनेंट वाले फॉर्म में तो के से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं होता है, के से किसे मल्टीप्लाई होगा, किसी एक लाइन में। एक लाइन का मतलब रो वाइज भी हो सकता है, कॉलम वाइज भी हो सकता है। तो के जब अंदर जाएगा तो किसी एक लाइन में ही रखना है। कैसे रखेंगे ध्यान देना थोड़ा सा, जैसे चलो हम यही कॉपी पेस्ट करते हैं तब समझा देते हैं। जैसे मान लो 2-3 एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। जैसे के अंदर जाएगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा, किसी एक लाइन में। रो वाइज भी के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी, लेकिन किसी एक लाइन में ही मल्टीप्लाई करना है। डिटर्मिनेंट में सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होता है, किसी एक लाइन में ही मल्टीप्लाई होता है। तो के जब अंदर जाएगा तो फर्स्ट रो में भी कर सकते हो, तुम्हारा मन है तो के अंदर जाएगा तो सेकेंड कॉलम में भी कर सकते हो, मतलब किसी एक लाइन में, रो वाइज या कॉलम वाइज, किसी एक लाइन में के से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मन है तो थर्ड कॉलम में भी कर सकते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मन है तो थर्ड रो में कर सकते हो। के जब अंदर जाएगा, है ना, के जब अंदर गया, के है सब जगह के से मल्टीप्लाई कर दिए हैं थर्ड रो में, तो के जब अंदर गया तो या तो रो 1 में करो मल्टीप्लाई, या रो 2, या रो 3, या कॉलम 1, या कॉलम 2, या कॉलम 3, लेकिन किसी एक लाइन में ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और मैट्रिक्स में ऐसा नहीं था। मैट्रिक्स में क्या था, मैट्रिक्स में जब के अंदर जा रहा था तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा था। और कॉमन भी जब हम बाहर निकालते हैं के, तो क्या होता है, जब भी के बाहर निकालेंगे तो सब में से एक साथ कॉमन के बाहर निकलेगा। लेकिन यहाँ पे भी अगर के हम कॉमन फिर से बाहर निकालेंगे तो जब अंदर गया था तो एक लाइन में ही ना मल्टीप्लाई हुआ था, किसी एक लाइन में, देख लो, या तो रो 1 में, या तो कॉलम 2 में, या तो रो 2, रो 3, किसी एक लाइन में ही मल्टीप्लाई हुआ था। तो के को जब हम कॉमन लेंगे डिटर्मिनेंट वाले फॉर्म से तो क्या बचेगा, सबको पता है, जब अंदर गया तो एक लाइन में मल्टीप्लाई हुआ, तो कॉमन भी किसी एक लाइन से हम मल्टीप्लाई का कॉमन ले लिए। के यहाँ मल्टीप्लाई था तो के हम यहाँ कॉमन बाहर निकाल लिए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आना चाहिए। तो ये फर्क पड़ जाता है, इसीलिए हम पहले भी बोले थे कि मैट्रिक्स चैप्टर जब पढ़ रहे हो तो किसी भी चैप्टर को बहुत आसान नहीं समझना है, किसी को बहुत भारी भी नहीं समझना है, बस एक एक पॉइंट को कॉन्सेप्ट वाइज याद करना है, अच्छे से समझ के, ठीक है। वो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा अंतर देखें ना, मैट्रिक्स में जब के अंदर गया, कोई स्केलर क्वांटिटी अंदर गया, है ना, तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या हुआ, किसी एक लाइन में ही मल्टीप्लाई हुआ है, और कॉमन भी किसी एक लाइन से ही बाहर निकला है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करना है ध्यान देना, ध्यान देना। इसका जब हम लोग यूज करेंगे ना क्वेश्चन में तो और बढ़िया समझ में आएगा। अभी प्रॉपर्टी पढ़ लेना है, फिर क्वेश्चन बताएंगे, उसमें अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान देना, जैसे यहां देखो, इसी का मेन प्रॉपर्टी अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, A3 लिख दिए क्योंकि ऑर्डर इसका 3 था, है ना, 3/3 को हम A3 ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं समझाने के लिए। के A3 का डिटर्मिनेंट वैल्यू, अच्छा अंदर में क्या रहता है, अंदर में हमेशा मैट्रिक्स फॉर्म रहता है, बताए थे ना, अंदर में जो फॉर्म है वो हमेशा मैट्रिक्स फॉर्म है, और उसका निकाल रहे हैं हम डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो अंदर में तो मैट्रिक्स फॉर्म था, तो अंदर में जब के ए से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो के से ए में जब मल्टीप्लाई हुआ होगा तो ए डिटर्मिनेंट फॉर्म थोड़ी ना है, ए तो मैट्रिक्स फॉर्म है। देखो यहां पे ये ए डिटर्मिनेंट है क्योंकि ए के आगे लगा हुआ है डिटर्मिनेंट फॉर्म। अगर के ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब के से पहले ए में मल्टीप्लाई कीजिए, तो के से ए में मल्टीप्लाई हुआ होता तो ऐसा दिखता है ना, और इसका निकाले हैं हम डिटर्मिनेंट वैल्यू। बात समझना, सबसे पहले काम होता है अंदर वाले का। जब के से ए में मल्टीप्लाई किए होते तो ऐसा दिखता, अंदर में क्या था, अंदर में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है ना, अंदर में लिखा हुआ है के मल्टीप्लाई ए सीधे, मतलब अंदर में मैट्रिक्स फॉर्म है। मैट्रिक्स फॉर्म में जब के से ए में मल्टीप्लाई होता है तो ऐसा फॉर्म दिखता है। तो के ए जब है अंदर में, तो के से ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हुआ है, ए डिटर्मिनेंट में नहीं मल्टीप्लाई हुआ है, ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हुआ है। के जब अंदर जाएगा तो ऐसा दिखेगा ना, के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ, क्या क्या लिखे थे, के जी, के एच और के आई, है ना, ऐसा दिखेगा। फिर जब हम के कॉमन लिए होंगे
तो अंदर में तो मैट्रिक्स फॉर्म था, लेकिन उसके ऊपर से क्या लग गया, डिटर्मिनांट वैल्यू, डिटर्मिनांट फॉर्म। तो डिटर्मिनांट अब ये जो बन गया, तो डिटर्मिनांट में से अब जब के हम कॉमन लेंगे तो कितने बार के बाहर निकलेगा, कि हम बताए थे ना, किसी एक लाइन में अगर मल्टीप्लाई होता है तो उसको कॉमन बाहर निकाल सकते हैं डिटर्मिनांट में। तो अंदर में के इंटू ए मैट्रिक्स फॉर्म था, ऐसा था अंदर में, और उसका बाद में हम लगाए हैं डिटर्मिनांट वैल्यू। के अगर ए ऐसा होता तब ना कहते के मल्टीप्लाई डिटर्मिनांट ऑफ ए, लेकिन यहाँ के मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स था, उसके बाद ना ये काम किए हैं, ये तो बाद में काम किए हैं। तो बाद में जब काम किए हैं तो जब अब हम के कॉमन लेंगे तो अब ये डिटर्मिनांट फॉर्म बन चुका है। तो के कितने बार बाहर आएगा, एक बार फर्स्ट लाइन से, एक बार सेकेंड लाइन से, एक बार थर्ड लाइन से। यहां 3 बार के बाहर निकलेगा, एच था सॉरी, है ना, के यहां 3 बार बाहर निकला, और इसको हम कह सकते हैं ना डिटर्मिनांट ऑफ ए कहो या A3 कहो, है ना, डिटर्मिनांट ऑफ ए, दिस फॉर्म, इसी का डिटर्मिनांट ऑफ ए। तो यहाँ क्या देखे हैं, इसमें अंतर है ना, के सीधे बाहर नहीं ना निकला। अगर के अंदर में ए के साथ मल्टीप्लाई है, मतलब ए अंदर मैट्रिक्स है और उसका निकाले हैं हम डिटर्मिनांट वैल्यू, तो पहले के से ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो ऐसा काम हुआ होगा। उसके बाद निकाले होंगे उसका डिटर्मिनांट वैल्यू। उसके बाद जब हम के कॉमन लिए होंगे तो डिटर्मिनांट में से के जब कॉमन लेते हैं तो एक लाइन से एक ही बार कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से एक बार के कॉमन ले लिए बाहर, एक बार यहाँ से के कॉमन ले लिए, एक बार यहाँ से, तो ये बन गया डिटर्मिनांट ऑफ ए। इसका मतलब ए का ऑर्डर अभी 3/3 था तो 3 बार के बाहर निकला था 3 लाइन में से। अगर ए का ऑर्डर 4/4 होता तो के 4 बार बाहर निकलता। अगर ए का ऑर्डर 2/2 होता, मान लो इतना ही होता है ए, इसी का होता डिटर्मिनांट वैल्यू, तब तो के 2 बार कॉमन लेते, 2 बार बाहर निकलता। मतलब जितना ऑर्डर उतने ही बार, उतना ही लाइन बनने के कारण उतने ही बार के बाहर निकलता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को याद रखना। इसको 2-3 बार सुन लेना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आराम से समझ में आएगा। तो यहाँ हम के का ए का ऑर्डर 3/3 था, 3 रो 3 कॉलम था, इसीलिए यहाँ 3 लाइन बन रहा था किसी साइड से, रो वाइज या कॉलम वाइज, तो 3 बार यहाँ के बाहर निकला है। ठीक है, ए अगर 2/2 होता तो 2 बार के बाहर निकलता। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना प्रॉपर्टी के इंटू ए एन, इसका निकालेंगे अगर हम डिटर्मिनांट वैल्यू तो के का पावर n बाहर निकलेगा, क्योंकि a का ऑर्डर अभी n/n है। यहाँ 3 है मतलब 3 रो 3 कॉलम, 2 होता तो 2 रो 2 कॉलम, तो 2 बार बाहर निकलता। यहाँ 3 लाइन था तो 3 बार के बाहर निकला है। अगर n लाइन होता तो n बार के बाहर निकलता, तो k का पावर n होता है। इस प्रॉपर्टी को बढ़िया से याद रखना है, हमेशा क्वेश्चन पूछ। ठीक है, इसको 1-2 बार अच्छे से देख लेना है वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 देखा जाए, क्या लिखा हुआ है, व्हेन एनी 2 रोज, अगर किसी भी डिटर्मिनांट फॉर्म में 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो उस डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 होता है। व्हेन एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनांट वैल्यू इज इक्वल टू 0। या आगे भी लिखा हुआ है क्या, इफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रो और इन ए कॉलम, अगर सारा का सारा एलिमेंट्स किसी रो में या किसी कॉलम में, किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में सारा एलिमेंट अगर 0 हो तो उसका भी डिटर्मिनांट वैल्यू 0 ही होता है। ठीक है, और आगे हम समझाते हैं, एग्जाम्पल से समझाते हैं, समझ में आएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं, देखो एग्जाम्पल से समझो। ABCDEF, यहां कुछ समझ में आ रहा है कि रो 1 रो 2 सेम दिख रहा है ना। यहाँ रो 1 इज इक्वल टू रो 2, तो इसका डिटर्मिनांट वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ये कहना चाह रहे थे कि कोई भी 2 रो सेम दिखे या 2 कॉलम अगर सेम दिखे तो उसका डिटर्मिनांट वैल्यू 0 है। कोई भी 2 रो या 2 कॉलम, अब देख लो यहाँ पे ही देख लो, ABCDEF मान लो ABC, इसका वैल्यू भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 3 है। यहाँ 2 कॉलम आइडेंटिकल है, यहाँ 2 रो आइडेंटिकल था। तो कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल दिखे तो उसका डिटर्मिनांट वैल्यू, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट वैल्यू 0 होगा। ठीक है,
और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं अगले पॉइंट के लिए। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ था कि किसी भी एक लाइन में रो वाइज या कॉलम वाइज सारा एलिमेंट अगर जीरो हो, तो यहाँ रो 1 का सारा एलिमेंट जीरो है ना, तो रो 1 का सारा एलिमेंट जीरो हो, या रो 2 का सारा एलिमेंट जीरो हो, या ओनली रो 3 का सारा एलिमेंट जीरो हो, या सिर्फ कॉलम 1 का सारा एलिमेंट जीरो हो, कॉलम 2 या कॉलम 3 का, मतलब किसी भी एक लाइन का सारा एलिमेंट अगर जीरो हो तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू भी जीरो ही आता है। वही लिखा हुआ है अगला लाइन। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, इफ 2 रोज और कॉलम्स, अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम सेम प्रोपोर्शन में हो, सेम रेशियो में हो, उसका भी डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो ही आता है। एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से बढ़िया समझ में आएगा, देखना। ए बी सी डी ई एफ के ए के बी के सी, देखो तो यहां से अगर हम के कॉमन ले लेंगे बाहर तो ए बी सी सेम दिखेगा। तो एक तरह से इसका रेशियो क्या है, ए बाई के कितना आ गया 1 बाई के, बी बाई के भी कितना आ गया 1 बाई के, और सी बाई के सी कितना आ गया 1 बाई के। इसका भी रेशियो 1 बाई के, इसका भी रेशियो 1 बाई के, इसका भी रेशियो 1 बाई के। तो सेम रेशियो हुआ कि नहीं, उसी को सेम प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो ए बाई के 1 बाई के 1 बाई के 1 बाई के तीनों का रेशियो बराबर है, मतलब रो 1 और रो 3 सेम प्रोपोर्शन में है। चाहे ये भी कह सकते हो सर के कॉमन लेंगे तो जो ए बी सी ये है वही ए बी सी ये दिखेगा, तो 2 रो अगर सेम रहेगा तो जीरो तो आता ही है। तुम ये भी कह सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ के कॉमन निकालेंगे तो ये दोनों सेम रेशियो में होने के कारण के कॉमन लेंगे तो ये दोनों सेम दिखेगा, ठीक है। तो उसका वैल्यू भी, तो यहाँ रो 1 रो 3 का जो रेशियो था वो हमेशा 1 बाई के 1 बाई के 1 बाई के आ रहा था। ए बाई के 1 बाई के आएगा, बी बाई के भी करेंगे, बी से बी कटेगा 1 बाई के ही आएगा, और सी बाई के सी भी 1 बाई के ही आएगा। ये सेम रेशियो में था, इसका मतलब इसका भी वैल्यू अगर निकाल के देखते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म से तो उसका वैल्यू जीरो ही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहां पे क्या है, ये बहुत बेसिक पॉइंट सब है, देख लो। 2 मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद अगर निकालते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू, या ए और बी का इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट निकालने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं, बात बराबर है ना। यहां ए और बी मान लो कोई 2 मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो तो हम लोग जानते ही, मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़े थे। तो ए को अगर बी से मल्टीप्लाई करने के बाद जो फॉर्म आएगा मैट्रिक्स फॉर्म, उसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट वैल्यू, या ए का अलग डिटर्मिनेंट और बी का अलग डिटर्मिनेंट, उसका मल्टीप्लाई करोगे, बात बराबर है। चाहे अंदर में 3 मैट्रिक्स हो या 4 मैट्रिक्स हो या 5 मैट्रिक्स हो, मान लो ऐसा भी हो, तो पहले ए बी सी डी को मल्टीप्लाई कर दो जैसे मैट्रिक्स में करते थे मल्टीप्लाई, उसके बाद उसका निकालो डिटर्मिनेंट वैल्यू, या ए का अलग डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बी का अलग डिटर्मिनेंट, सी का अलग डिटर्मिनेंट और डी का अलग डिटर्मिनेंट, बात बराबर है, ठीक है। इसका यूज करेंगे आगे तो हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, सीधे याद करते जाना है सारा प्रॉपर्टी पहले, उसके बाद क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, हमको ये प्रूफ करना है इतना बराबर इतना, यूजिंग प्रॉपर्टी, ध्यान देना, यूजिंग प्रॉपर्टीज प्रूव दैट इतना फॉर्म इज इक्वल टू दिस फॉर्म, ठीक है। तो यूजिंग प्रॉपर्टी का मतलब समझ रहे हो, अभी जो प्रॉपर्टी हम पढ़ाए हैं उसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टी बचा हुआ है जो अगले क्लास में हम बताएंगे, है ना, नहीं तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, फिर पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो लगभग 30-35 मिनट का हम वीडियो बनाएंगे अब, और उसको अच्छे से देख जाना है, ठीक है। और उसके बाद आगे प्रॉब्लम सारा हम डिस्कस करेंगे। केसी सिन्हा का हम बताए भी थे कि सारा क्वेश्चन एक एक डिस्कस करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट होगा, जो जो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा, जो भी डाउटफुल होगा, उसके अलावा आईआईटी का क्वेश्चन वो सब बाद में, है ना, वो सब लेक्चर जब खत्म हो जाएगा तो लास्ट में हम वीडियो बनाते हैं, आईआईटी कंपटीशन एनडीए का क्वेश्चन सब वो सभी डिस्कस करते हैं। तो पहले तो प्रॉपर वे में टाइप वाइज तुमको पढ़ना जरूरी होता है। जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी थ्योरी है, उसको आराम से एक एक पॉइंट को लिखना है, समझना है। सिंपल लगे या भारी लगे, हम बार बार बोलते हैं, लेकिन एक एक पॉइंट को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बहुत बार पढ़ना है, और उसको अच्छे से याद कर जाना है, ताकि क्वेश्चन देख के ही हमको समझ में आ जाए कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक चीज़ याद रखना, सीबीएसई का एग्जाम हो या आईआईटी का एग्जाम हो, क्या दिक्कत होता है पता है मैथ में? मैथ सब्जेक्ट बहुत धोखा देता है। क्यों? टाइम नहीं बचता है। तो इसमें क्या खराबी है कि अभी भी जो एग्ज़ाम हुआ है तुरंत अभी सीबीएसई का, टाइम नहीं स्टूडेंट को बच पाया है, 1-2 क्वेश्चन छूट जाता है, लेंदी क्वेश्चन है, हमेशा लेंदी पूछता है। मैथ में तो मॉडरेट ही रहता है, ना हार्ड पूछेगा ना आसान पूछेगा,
मॉडरेट टाइप से पूछेगा क्वेश्चन सब, चाहे सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो। लेकिन क्वेश्चन में टाइम बहुत लग जाता है, क्योंकि मैथ में क्या होता है, सॉल्व करना पड़ता है, और सॉल्व करना और याद करने में फ़र्क होता है। सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो टाइम लगने के कारण एक दो क्वेश्चन हमेशा छूट जाता है। इसलिए बोलते हैं इसका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैथ में ऐसा नहीं है कि लेटे लेटे हम पढ़ लिए, अपने से बनाने का कोशिश करो, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दो। अब खुद से क्वेश्चन कितना बनता है, ये नहीं कि आंसर देख रहे हैं, छाप रहे हैं, लिख रहे हैं, ऐसा काम नहीं करना है। क्वेश्चन को खुद से बना के देखना है, तब तुमको समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी जैसे इसको सॉल्व करना है यूजिंग प्रॉपर्टी। यूजिंग प्रॉपर्टी वाला पहला क्वेश्चन है। इसके बाद देखो, अभी हम बेसिक क्वेश्चन सब भी बताएंगे डिटर्मिनेंट का, लेकिन अभी प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं ना, इसलिए प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। इसको प्रॉपर्टी से सॉल्व करके इतना लाना है, LHS इक्वल टू RHS। यूजिंग प्रॉपर्टी का मतलब समझना है। अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ाए उसका तो यूज करना ही है, लेकिन मेन काम क्या करना है वो ध्यान से सुनो। जब भी डिटर्मिनेंट में क्वेश्चन आएगा, यूजिंग प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनाना हो, तो किसी भी एक रो में या एक कॉलम में, है ना, एक रो में या एक कॉलम में दो एलिमेंट को 0 0 लाना ही है। 3x3 मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट वैल्यू जब भी पूछे और कहे यूजिंग प्रॉपर्टी, तो सीधे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन में। यूजिंग प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन में किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में 2 0 लाना ही है। ऐसा नहीं कि डायगोनल्स में 2 0 ले आए, ऐसा नहीं। ऐसा भी नहीं कि एक इस रो में 0 आ गया, एक इस कॉलम में 0 आ गया, ऐसा भी नहीं। किसी एक ही लाइन में 0 0 दिखना चाहिए, या किसी एक कॉलम में 0 0 दिखना चाहिए। कैसे? यूजिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का यूज करके आपको दो एलिमेंट को 0 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे वही ध्यान से समझना है ना। अभी एक एग्जाम्पल देंगे, आगे बहुत सारा एग्जाम्पल हम बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, 0 0 लाना है, इस चीज को हमेशा याद रखना है। और किसके माध्यम से? जो आज प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसके माध्यम से। हाँ, 0 0 लाना है, बताए थे ना। तो दो रो में किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में तुमको दो एलिमेंट की जगह पे 0 0 दिखना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले क्या करो, अगर कोई एक लाइन, एक रो या एक कॉलम में सारा एलिमेंट अगर सेम हो जाए, तो सेम माइनस सेम 0 लाना बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करना है, देखो ये सब क्वेश्चन है ना, शुरुआत में भारी लगता है, जब एक दो क्वेश्चन बता देंगे ना तब धीरे आसान लगेगा। तो अभी 0 0 लाना है, तो पहले ये सोचो किसी एक लाइन में तीनों एलिमेंट सेम हो सकता है क्या? पीछे जो प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं उसके हेल्प से देखो। तो ये कॉलम 1 में अगर हम कॉलम 2 को जोड़ दें, हम लिखे थे ना, कॉलम 1 की जगह लिख सकते हैं कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, रो 1 की जगह लिख सकते हैं। ध्यान देना, ये किसी रो में किसी दूसरे रो को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं कुछ कांस्टेंट के साथ भी। वो कांस्टेंट दूसरे रो में हो सकता है, दूसरे कॉलम में हो सकता है, लेकिन उसी रो में नहीं हो सकता है, ये बताए थे ना। तो ये काम तो कर सकते हैं इस टाइप से, ऐसा काम हम कर सकते हैं, इससे कोई चेंजिंग नहीं आता है फॉर्म में। ठीक है, तो अभी हम कॉलम 1 में क्या किए, कॉलम 2 को जोड़ रहे हैं। देखना, ध्यान देना, ये कॉलम 1 है, इसमें कॉलम 2 को जोड़ो। कॉलम 1 में कॉलम 2 को, कॉलम 1 की जगह पे क्या लिखना है, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। इस कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ दो, सामने सामने जोड़ना होता है। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, सामने सामने जोड़ो। तो इसमें ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें ये जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हाँ, यहाँ z प्लस जेड हो जाएगा 2z अब प्लस x, यहाँ हो जाएगा x प्लस 2y। तो यहाँ पे तो सेम नहीं दिखेगा, है ना, दिक्कत हो गया ना। तब सर यहाँ पे सेम नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इस तरीके से दिमाग नहीं लगा सकते, है ना। क्योंकि अगर हम इसमें ये जोड़ रहे हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड नहीं आ रहा है, सिर्फ एक ही में आ रहा है। हम चाहते हैं तीनों एलिमेंट को सेम दिखाना। ध्यान देना, एक काम करें, रो 1 में हम जोड़ दें, रो 1 में ऐसा काम कर दें, रो 2 और रो 3 को जोड़ देते हैं। रो 1 में दूसरे रो को तुम कितने बार भी जोड़ सकते हो, रो 2 को भी साथ में, रो 3 को भी माइनस भी कर सकते हो। लेकिन रो 1 को रो 2 और रो 3 के साथ इसलिए हम जोड़ रहे हैं क्योंकि जोड़ने पे क्या बनेगा, दिमाग लगाना। और ये काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में बताए हैं। अब ये नहीं कहना कि सर आप तो लिखवाए थे यहाँ रो 1 प्लस रो 2 इस टाइप से दो रो को, तीसरा रो कहाँ से आ गया,
तो तुम 2 के बाद दूसरा काम करोगे, फिर रो 2 में रो 1 जोड़ोगे, चाहे कोई काम करोगे तो उसको साथ में भी तो लिख सकते हो। मतलब सीधा समझो ना कि 2 को जोड़ रहे हैं ना या घटा रहे हैं, तुम 3 को भी जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। ठीक है, 2 रो को या 3 रो को, जितना भी रो है साथ में जोड़ सकते हो। बस इस चीज़ का ध्यान देना है कि ये रो 1 है तो ये भी रो 1 ही होना चाहिए। आगे कोई भी 2 रो हो सकता है या 1 रो हो सकता है, कुछ कॉफिशिएंट भी हो सकता है, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, लेकिन जिसका अभी हमको काम है वही काम करेंगे। तो अभी हम क्या काम कर रहे हैं, अभी हम चाहते हैं किसी एक रो में सारा एलिमेंट सेम दिखे या सेम टाइप का दिखे। कभी कभी सेम नहीं दिखता है लेकिन क्वेश्चन बन जाता है, तो ध्यान देना। इस रो में इस रो और इस रो को जोड़ो, तो रो 1 में रो 2 रो 3 को जोड़ दो, इसमें ये तीनों जोड़ दो। ये तीनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x + 2y + 2z, है ना। रो 1 में रो 2 रो 3 को सामने सामने जोड़ना है। इस तीनों को जोड़ के यहाँ लिख दिए, इस तीनों को जोड़ के यहाँ लिखो x + y + z। ठीक है, इस तीनों को साथ में जोड़ो, तो रो 1 की जगह पे क्या लिख दिए हैं, रो 1 + रो 2 + रो 3, सामने सामने जोड़ दिए। अब बाकी सब तो सेम रखना है, प्रॉपर्टी का यूज लगाते जाना है। और हम बताए क्या है कि किसी एक लाइन में सेम टाइप का एलिमेंट दिखना चाहिए ताकि डबल जीरो लाने में हमको आसानी हो। तो यूजिंग प्रॉपर्टी वाला बढ़िया क्वेश्चन अभी आ गया है, इजी वाला क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा पेशेंस रखना, आगे वाला क्वेश्चन सब बताएंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा। हाँ, तो सबसे पहले क्या किए, हम चाहे क्या कि सारा एलिमेंट बराबर दिखे। बराबर दिखने से फायदा क्या है, डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी में हम बताए थे कि कॉमन हम किसी एक लाइन से निकालते हैं। तो अगर इस लाइन में से x + y + z को हम कॉमन बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा यहाँ 2, यहाँ ये कॉमन निकाले तो इसका मल्टीप्लाई 1, इसका मल्टीप्लाई 1, ये बचेगा z + x, z x, और सब बाकी जो है वो तो सेम लिख दिए। और इस लाइन में से हम x + y + z कॉमन ले लिए। अब हम क्या काम करें कि डबल जीरो दिखेगा, बताओ। क्या हम ऐसा काम कर दें, कॉलम 2 की जगह लिख दें कॉलम 2 - कॉलम 3, इस कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस कर दें। ठीक है, तो यहाँ 0 आ जाएगा ना। तो हम क्यों बोले थे कि दोनों सेम दिखे, ताकि हमको माइनस करने में आसानी हो। तो अब हम कॉलम 2 की जगह क्या लिखेंगे, कॉलम 2 - कॉलम 3। ये प्रॉपर्टी में बताया था कि ये काम कर सकते हैं। इस कॉलम 2 में से कॉलम 3 को घटाओ, ठीक है। अच्छा, एक काम करें, हम अभी एक चीज़ सोच रहे थे, इसमें से ये घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन ये भी कर सकते हैं ना। ध्यान देना, जल्दी बनाने के लिए कर रहे हैं। कॉलम 2 में से कॉलम 3 घटाएंगे तो 1 - 1 यहाँ 0 लिखा जाएगा, एक 0 आ जाएगा। लेकिन अगर एक काम करेंगे तो और जल्दी बन जाएगा। इसमें यही होता है ना कि दिमाग लगाना होता है। अगर दिमाग अच्छे से लगा देते हैं तो जल्दी बन जाता है, दिमाग अगर धीरे धीरे लगाएंगे तो थोड़ा देर से बनेगा। ये काम कर सकते थे क्या, देखो तो यहाँ पे कॉलम 1 के जगह अगर हम लिख दें कॉलम 1 - कॉलम 2 - कॉलम 3, इस कॉलम 1 में से कॉलम 2 और कॉलम 3 को घटाए तो एक बार में डबल 0 आ जाएगा, है ना। उसमें हमको 2 बार काम करना होता, और यहाँ देखो एक बार में ही आ जाएगा। ध्यान देते रहना। इस कॉलम 1 में से कॉलम 2 कॉलम 3 को घटाओ, तो 2 - 1 - 1 0। अब z + x में z घटाएंगे और x घटाएंगे तो 0 आएगा, और x + y में से y और z घटाएंगे तो y कट जाएगा और x - z बच जाएगा। ठीक है, इससे क्या फायदा हुआ, इसीलिए ये काम किए हैं कि थोड़ा और जल्दी बन जाए क्वेश्चन। देख लो, कॉलम 1 में से कॉलम 2 और कॉलम 3 दोनों को साथ में घटा दिया। ठीक है, अब डबल 0 जब आ जाए तो उसके बाद क्या करना है, जब एक लाइन में एक रो या एक कॉलम में अगर डबल 0 आ जाए उसके बाद तुमको सीधे सॉल्व कर सकते हो, रो 1 के रिस्पेक्ट में भी, या कॉलम 1 या कॉलम 2 या कॉलम 3, तुमको जैसे मन हो ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो सॉल्व करते हैं।
तो हम कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। तो 0 मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सॉल्व? 0 मल्टीप्लाई, कॉलम रो को हटाओ, ये फॉर्म बचेगा z इंटू जेड जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। और वैसे भी 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग तो 0 ही होना है। इतना हम क्यों लिखें, है ना? यहाँ पे 0 लिखते हैं। फिर बताया थे ना माइनस को फैक्टर्स वाला फॉर्म, कि यहाँ -1 का पावर लिखते हैं 1 + 1, इसका रैंक 1 1 है। लेकिन उतना हम बोले थे याद नहीं करने के लिए, जब जब ये सब एलिमेंट आएगा उसी समय माइनस एक्स्ट्रा लगता है। बस इतना बताया था, डायमंड शेप में जो है उसी में एक माइनस एक्स्ट्रा लगा देना है। ठीक है, पिछला क्लास का देख लेना वीडियो, उसमें हम बताए थे कि इतना अगर लिखोगे बार बार -1 का पावर 1 + 1 2, -1 का पावर 3, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। अभी हम कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं। तो 0 मल्टीप्लाई, कॉलम रो को हटाएंगे, इतना मल्टीप्लाई इतना, माइनस इतना मल्टीप्लाई इतना, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0। सेकेंड एलिमेंट 0, उसमें लगाएंगे माइनस, क्योंकि ये सब एलिमेंट ऑड रैंक है, ऑड पोजीशन है। यहाँ -1 का पावर 3 हो रहा है, 2 + 1 है ना। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, -1 का पावर 2 + 1 3, -1 का पावर 3 -1, वही -1 बाहर निकल गया है। उतना भी दिमाग नहीं लगाना है, बताए थे। ये सब एलिमेंट जब भी आएगा उसके आगे माइनस लगा देना। तो 0 मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0। फिर सेकेंड एलिमेंट में लगता है माइनस, लेकिन 0 है तो माइनस लगाओ या प्लस लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन है ना लॉजिकली हमको सही लिखना है। फिर थर्ड एलिमेंट में लगेगा आगे प्लस x - z। अब इसके कॉलम और रो को हटाओ तो क्या बचेगा? ये 4 एलिमेंट। क्या करेंगे? 1 से x में मल्टीप्लाई करेंगे पहले, x - z। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो। तो पीछे का वीडियो देख लेना है, अगर डिटर्मिनेंट सॉल्व करने अगर आता है तो ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, = r। ठीक है, तो सॉल्व करने में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेंट का फॉर्म सॉल्व करने आता है, पीछे हम बताए हुए हैं। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लिए हैं। अभी हम किए हैं कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लिए। 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, 0 - 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, और x - z मल्टीप्लाई, जब भी कोई एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉलम रो को हटा देते हैं, जो बचता है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले इससे इसमें मल्टीप्लाई, फिर बीच में माइनस, फिर 1 से z में, है ना। ये पीछे बता चुके हैं। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे आ रहे। ठीक है, तो यूजिंग प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन जब भी आएगा सबसे अधिक काम देगा तुमको यही प्रॉपर्टी। इसके बारे में आगे हम बताएंगे, एकदम बेसिक से बताएंगे। अभी एक बता दिए हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी बताए हैं प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी के साथ एक क्वेश्चन हम बता दिए। तो बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन में हमेशा यही ध्यान देना कि चाहना क्या कि किसी रो में किसी दूसरे रो को जोड़ो या घटाओ ऐसे कि तीनों एलिमेंट सेम दिखे। तो यहाँ हम रो 1 में रो 2 रो 3 को जोड़े हैं। ठीक है, रो 1 में रो 2 रो 3 को जोड़ दिए हैं। तो एकदम सेम तो नहीं दिखा है, ये तो 2 आ गया, तो उससे कोई खास अंतर नहीं आया, क्योंकि जब हम x + y + z कॉमन लिए हैं तो यहाँ 2 1 1 बचा। अब उसके बाद हम कॉलम 2 में से कॉलम 3 घटाते तब पर भी यहाँ 0 आता, लेकिन फिर से हमको कॉलम 1 में से कॉलम 3 माइनस करना पड़ता 2 गुना करके, क्योंकि ये 2 था ये 1 था, इसको 2 से गुना करते तब ना 2 - 2 0 आता है। तो वहाँ 2 बार काम करना पड़ता है। लेकिन मन में मेरे क्या आ गया कि कॉलम 1 में से कॉलम 2 कॉलम 3 को साथ में घटा दो। तो 2 में से इस दोनों को घटाओ, 2 - 1 - 1 0। अब z + x में से 0 और x घटा देंगे दोनों, तो यहाँ 0 ही ना बचेगा, वही यहाँ पे लिखे हैं। तो और जल्दी बन गया है, उसके बाद एक्सपेंड कर दिए हैं, क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो एक बार थोड़ा इसको डिटेल में देख लेना बढ़िया से 2-3 बार, और आगे का जो भी क्वेश्चन है वो आगे बताएंगे। अभी सब थ्योरी बता रहे हैं, थ्योरी के साथ एक एग्जाम्पल दिए हैं बस। आगे जब क्वेश्चन बताएंगे एक एक करके तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।